मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद, लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4। बेटे, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स। इन द लास्ट 2 lectures मैंने बड़ा काफी कुछ, आई हैव डिवोटेड, आई हैव डिलीवर्ड सो मेनी थिंग्स टू यू, that what I mean by investment, what I mean by capital expenditure, what are the appraisal techniques, what is cash outflow, how we calculate cash inflow, what is operating cash inflow, what is terminal cash inflow, and in lecture number 2 मैंने आपको impact बताया, impact of tax on NPV, because इस चैप्टर का नाम ही है बेटे what are the other further aspects of NPV और discounted cash flows। तो आज के इस लेक्चर में मैं एक नई बात आपके सामने रखने वाला हूं। आप सभी, आज मैंने आपको जैसे लास्ट लेक्चर में भी डिक्लेयर किया था कि दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया के अगर लेक्चर्स को देखा जाए तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आज का है, क्योंकि मैं जो आपको लॉजिक और जो कंसेप्ट बताऊंगा बेटे, वो कैपलॉन, बीबीबी, बेकर कहीं पे भी नहीं है, खाली भूपेश आनंद बताएगा। और अगर इनकेस यू वांट टू लर्न दैट लॉजिक, अदरवाइज रट्टाफिकेशन तो दुनिया कर ही नहीं है यार। जल्दी से रजिस्टर ओपन करें, कमर सीधी करें। लेक्चर नंबर 3, मैं भूपेश आनंद आज आपको बताने वाला हूं व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन एनपीवी। मतलब डेप्रिसिएशन का क्या इंपैक्ट होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू में। इंपैक्ट 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 ऑफ डेप्रिसिएशन 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 on NPV. We are doing further aspects of discounted cash flows. अगर आप ध्यान से देखें तो बेटे हम कर रहे हैं इस समय further aspects of discounted cash flows. I think आप सभी के पास जूस नोट्स हैं and I am again taking to you that learning outcome. आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं कौन सा लर्निंग आउटकम क्लियर करने वाला हूं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं बेटे। दिस इज लेक्चर नंबर 3 एंड आई विल बी डूइंग द इम्पैक्ट। ये बेटा, ये देखो, ये F, कैलकुलेट द टैक्स कैश फ्लोज एसोसिएटेड विद टैक्स अलाउंस डेप्रिसिएशन एंड इनकॉर्पोरेट देम इनटू नेट प्रेजेंट वैल्यू। Calculate the tax flows associated with the taxable profits and incorporate them into NPV। बेटे ये आराम से F और G देख लो। मैं भूपेश आनंद आज के इस लेक्चर के थ्रू आपको लर्निंग आउटकम F और लर्निंग आउटकम G दोनों कराने वाला हूं और आपको बड़े लॉजिकली समझ भी आएंगे। और मैंने अपने जूस नोट्स में इनके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं। बट द पॉइंट इज, कहते हैं पहले आप मेरी बात को सुनेंगे ना तो आपको ज्यादा समझ आएगा, रादर देन मैं डायरेक्टली यहां से कॉपी पेस्ट करके आपको बता दूं। बेटे ये कोई बात थोड़ी हुई है। आपका जन्म क्या खाली कॉपी में नोट करके समझने का है या पीपीटीज में है? तो आइए थोड़ा सा हम पहले इसको लिखें और उसके बाद आगे चले। मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप सभी अपना रजिस्टर ओपन कर लें, कमर सीधी कर लें, टेबल चेयर में बैठ के पढ़ें। और आपके लिए मैंने आपको अपनी कहानी बतानी शुरू भी कर दी। एक बच्चा सिर खुजला रहा, बेटा ध्यान से शुरू भी कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ दिस वर्ल्ड। मेरी कहानी ये है कि मैंने आपको बताया दीज आर द इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स, लेक्चर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, that I can appraise it with these techniques. These are the tools, and I have told you payback period, discounted payback period, ROCE, NPV, PI, internal rate of return. But the classical approach, classical method is net present value. So we are doing as per net present value. तो यहाँ पर लिखा हुआ, बार बार लिखा होगा further aspects of discounted cash flows और how it will impact NPV, how tax will impact NPV, how it will impact NPV। तो आप घबराना मत, डरना मत, हम NPV निकालते आए हैं, NPV करते हैं, कोई टेंशन की बात है नहीं। ठीक है सर, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। खुश रहना है, जॉली रहना है, चेयरफुल रहना है, जैसे बचपन में आप थे। आपके सामने मेरी स्पिन बॉल मैंने फेंक दी, बेटे आज बड़ी स्पिन फेंकूंगा, आप कैच करना, उसको आउट मत होना बस। तो पहली बात, आप सब लिखना शुरू कर चुके हैं। मुझे मालूम है कि आपको पता है व्हाट इज डेप्रिसिएशन, बिकॉज आप अपने मोबाइल फोन्स बार बार चेंज करते हैं। नया मोबाइल फोन लेते हैं, कुछ पीरियड के बाद जब उसको बेचते हैं तो उसकी सेल प्रोसीड्स कम होती है। आप अपनी बाइक परचेज करते हैं एट $X and you are selling it at X minus something dollars. I know that you know depreciation, but still I want that you should write down this point number 1, as per the handwritten slides, that what I mean by depreciation.
When I say depreciation, or I can say as it has writing down allowance as per ACCA, Kaplan, BBP, उन्होंने इसका दूसरा नाम भी दे दिया राइटिंग डाउन अलाउंस। मतलब एक ऐसा अलाउंस जो आपकी वैल्यू को राइट डाउन कर देता है, कम कर देता है। बट उन्होंने डेप्रिसिएशन भी यूज किया, ऐसा नहीं कि डेप्रिसिएशन यूज नहीं किया। तो एक ही बात है, कोई घबराना नहीं है, डरना नहीं है, टेंशन नहीं है। डेप्रिसिएशन का मीनिंग लिख रहे हैं। डेप्रिसिएशन इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। पहली बात बेटे, जितने भी एक्सपेंस होते हैं, जैसे आप सैलरी पे करते हो, तो सैलरी जब पे करते हो तो कैश आउटफ्लो होता है। वेजेस आप पे करते हो तो कैश जा रहा है। आप रेंट पे करते हो तो कैश जाता है। आप इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट पे करते हो तो कैश इज गोइंग आउट। बट माय डियर फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन इज जस्ट अ मैचिंग कंसेप्ट, इट इज अ प्रूडेंस कंसेप्ट। बिकॉज आप जो एसेट यूज कर रहे हो, नो डाउट आप सेल नहीं भी कर रहे, बट द वैल्यू इज कमिंग डाउन डे बाय डे बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। ऑब्सोलेसेंस, वियर एंड टियर, न्यू टेक्नोलॉजी इज कमिंग, पेजर चले गए, मोबाइल आ गए, टच बटन वाले हट गए, स्क्रीन वाले आ गए, अब कुछ और नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी। बेटा दुनिया बदल रही है, आप देख रहे हैं कितनी जल्दी 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 सब कुछ चेंज होता जा रहा है। तो जो पुरानी चीज है, पहले पुरानी वॉशिंग मशीन हुआ करती थी, फिर नई वॉशिंग मशीन सेमी ऑटोमेटिक आई, आजकल ऑटोमेटिक आ गई। इट मींस अगर आपने सेमी ऑटोमेटिक मशीन ली है तो उसका डेप्रिसिएशन हो गया, उसका वैल्यू कम हो गया। डेप्रिसिएशन है क्या? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ दैट एसेट। You have purchased at this amount and now you can, if you want to sell it, you can sell it only this amount. Now because of so many reasons, so this decrease, as per prudence concept, as per international financial reporting standards, जो वैल्यू में कमी आई है, हम उसको मानते हैं कि वो एक लॉस है, और वो लॉस है और वो एक एक्सपेंस है, और उसकी वजह से पैसे बाहर नहीं जाते, मगर फिर भी वो आपका खर्चा है। तो एक ऐसा खर्चा जिसकी वजह से पैसे बाहर नहीं जाते, उसको बोलते हैं नॉन कैश खर्चा। तो मैंने लिखा जी, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, दीज आर द रीजंस फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। वी नो दैट वियर एंड टियर, ऑब्सोलेसेंस, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, ड्यू टू सो मेनी न्यू मॉडल्स। I know that my mobile phone which I am using is that value has been decreasing, the laptop decreasing, सभी की तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है यार, ह्यूमन बीइंग की भी तो डिक्रीज हो जाती है। तो मैं कहता हूं डेप्रिसिएशन के बड़े सारे कारण हैं, आपको पता है, आप फिर भी लिख रहे हैं, आप मेरे हैं ना, मैं आपका हूं, ठीक है सर। आइए आज हम डेप्रिसिएशन की धज्जियां उड़ा देंगे एज पर एसीसी, एज पर बीबीबी, एज पर कैप्लॉन, कि भाई डेप्रिसिएशन है क्या। डेप्रिसिएशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय टू मेथड्स। हम दो तरीकों से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला स्ट्रेट लाइन मेथड, आपने बचपन से सुना हुआ स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में, और दूसरा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, दैट इज डब्ल्यूडीवी मेथड, आपने इसके बारे में भी सुना हुआ है। तो मैं दो मेथड्स, वैसे तो देयर आर सो मेनी मेथड्स टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, बट एज पर एसीसीए, एज पर कैप्लॉन, वी विल बी ओनली फॉलोइंग two methods. On the basis of these two methods, we will be charging depreciation. The method number one is straight line method. That is original cost minus scrap value upon number of useful years. बेटे 11th क्लास के 8th क्लास के बच्चे से भी पूछेंगे तो ये फॉर्मूला उसको आता होगा। आपने बिल्कुल ऐसे ही लिखना जैसे मैं करा रहा हूं। Depreciation can be calculated as per two methods. Method number one. Method number one. Method number one is straight line method, and method number two is reducing balance method. बेटा दो मेथड्स हैं, आप इन दो मेथड्स के बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। मेथड नंबर वन का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड आई विल यूज दिस फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, कि भाई एक एसेट मैंने 10 लाख रुपए में परचेज किया, $1 lakh, and I know that it can be sold at $10,000 after 5 years. It means life of this is 5 years. So how much will be the depreciation? 1 lakh minus 10,000 divided by 5. I will say this is the amount of depreciation. It means this is a fall in the value of that asset. अब इसको दूसरा तरीका है WDV मेथड, मतलब जो डेप्रिसिएशन आपने डेबिट कर दी है, चार्ज कर दी है, उससे वैल्यू कम करके बैलेंसिंग के ऊपर आप चार्ज करेंगे। वो मैंने लिख दिया बेटे, आप पहले ऊपर लिखो बेटे। डेप्रिसिएशन कैन बी कैलकुलेटेड एज पर टू मेथड्स। मेथड वन स्ट्रेट लाइन मेथड
and method 2 is reducing balance method. As per straight line method, I will use, I have just taken the example. Let the original cost be 1 lakh, let the scrap value be 10,000, let the life be 5 years. So 1 lakh minus 10,000 upon 5, that comes to this. And as per reducing balance method, written down value of the asset, we have seen that. अभी मैं कराऊंगा, अभी आप लिख लें written down value, मतलब आपने जो ओरिजिनल कॉस्ट लिखी उसमें डेप्रिसिएशन लेस कर दी और जो बच गया उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की एज पर एसीसी कैप्लॉन बीबीबी. वी विल बी ओनली यूजिंग 2 मेथड्स. ठीक है सर. कहानी अब शुरू हो रही है बेटे. अभी तक तो सब बातें पता थी. डेप्रिसिएशन ये होती है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश होती है. डेप्रिसिएशन को निकालने के 2 तरीके हैं. डेप्रिसिएशन ऐसे देते हैं, ऐसे 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 करते हैं, ऐसे 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 करते हैं. बट द पॉइंट इज, नाउ माय पॉइंट इज दैट एज पर आईएफआरएस, एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, and as per tax laws, whether I am going for European tax laws or United States tax laws or Indian tax laws or Pakistani tax laws, depreciation is a deductible expense. But it is a peculiar expense because cash is not going out from my pocket. मेरी जेब से पैसे बाहर नहीं जा रहे, but still it is a expense. Getting? तो आप लिखेंगे tax allowance depreciation is given for every year except the year of disposal. तो हम क्या करेंगे, जिस ईयर में वो हमने एसेट को बेचा, मतलब 5 साल के बाद बेचा, तो जिस ईयर में बेचा हम उससे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते. इट मींस जब एसेट जिस ईयर में मेरे पास है हम उसी ईयर में चार्ज करते हैं. हम ऑलवेज अज्यूम करेंगे कि एसेट बिगिनिंग ऑफ द ईयर में खरीदा, और ऑलवेज अज्यूम करेंगे दैट एसेट इज सोल्ड इन द एंड ऑफ द ईयर, कोई भी ईयर हो. ठीक है सर, बहुत बढ़िया. इन द ईयर ऑफ सेल, अब जिस ईयर हमने सेल किया, जब हमने बेच दिया, तो या तो बैलेंसिंग अलायंस आएगा. जैसे आप इंडिया में करते थे ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस. बेटे एसीसीए ने दे हैव नॉट यूज्ड द वर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, रादर दे हैव यूज्ड द कांसेप्ट ऑफ बैलेंसिंग अलायंस एंड बैलेंसिंग चार्ज. बैलेंसिंग अलायंस एंड बैलेंसिंग चार्ज. अलायंस लॉस को बोलते हैं, चार्ज गेन को बोलते हैं. अभी हम चेक कर लेंगे. आपको वही बताना है, वही बताने वाला हूं बस. हाँ, मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस का वर्ड यूज नहीं करूंगा. अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कब होगा? कि जब आपने एक एसेट को उसकी वैल्यू से कम में बेचा. इसका मतलब जब आपकी सेल प्रोसीड्स कम थी उसकी डब्ल्यूडीवी से, उसकी बुक वैल्यू से. और गेन कब होगा? जब आपने उसकी सेल प्रोसीड्स को ज्यादा में बेचा. तो मैं लिख रहा हूं जी, इन द ईयर ऑफ सेल देयर आर 2 ब्रांचेस. Either there will be balancing alliance, मतलब आप लिख लें बेटे बैलेंसिंग अलायंस में छोटा सा लिख लें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. एसीसी वालों ने नहीं लिखा, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता होगा ना, तो आप जल्दी रिलेट कर पाएंगे. और इंसिडेंस ऑफ बैलेंसिंग चार्ज, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस. तो ईदर देयर विल बी अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और देयर विल बी अ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस. आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अभी हम देखेंगे कि हम बैलेंसिंग अलायंस या बैलेंसिंग चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं. अभी देखेंगे. आपने नीचे लिखना है ओरिजिनल कॉस्ट, जो भी एसेट जिस पैसे में हमने खरीदा उसमें से लेस करेंगे जो आज तक हमने उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी. उसका नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. टोटल ऑफ टैक्स अलाउंस डेप्रिसिएशन. जब हम लेस कर देंगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगी क्या? ये आएगी रिटन डाउन वैल्यू ऑफ एसेट, मतलब बुक वैल्यू ऑफ एसेट, जो हमारी किताबों में ही वैल्यू आ रही है. लेकिन अगर हम इसको बेचेंगे तो अब आप ये बताइए, बेचने में देयर कैन बी 2 सिनेरियोज और रादर देयर विल बी 3 सिनेरियोज. मान लेते हैं ये 5x की वैल्यू आ रही है रिटर्न ऑन वैल्यू. तो एक सिनेरियो ये हो सकता है कि मैंने बेचा भी 5x में, दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मैंने इसको सेल किया लेस देन 5x में, और थर्ड सिनेरियो हो सकता है आई हैव सोल्ड इट मोर देन 5x. देयर कैन बी 3 सिनेरियोज. देयर कैन बी 3 सिनेरियोज. यस, देयर कैन बी 3 सिनेरियोज. मैं ये कह रहा हूं कि 3 तरह के सिनेरियो हो सकते हैं. ठीक है जी. तो लेस डिस्पोजेबल वैल्यू. तो अगर यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ गया, मैंने कहा ना एसीसी वालों ने शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस यूज नहीं किया. मैं जान के यूज कर रहा हूं कि आपको थोड़ा रिलेशनशिप में इजी रहे.
तो इट इज अ केस ऑफ बैलेंसिंग अलायंस, एंड इफ इट इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इट विल बी अ बैलेंसिंग चार्ज। मैं सब कुछ क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। मैं आ गया जी आगे। अब जो बात बताने जा रहा हूं, मुझे लगता है इस दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो बच्चे लॉजिकली समझते नहीं है, बस रट्टाफिकेशन से ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो निकाल देते हैं। मैं ये बताने जा रहा हूं कि जब आप ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो कैलकुलेट करते थे तो मैंने आपको दो तरीके बताए थे। फर्स्ट मेथड इज कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, and first method is profit after tax plus depreciation, and second is cash profit after tax plus tax saving और depreciation। दोनों से आपको आंसर सेम आएगा, लेकिन एसीसीए वालों ने ज्यादातर सेकंड अप्रोच यूज किया है। क्या? कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन। तो सवाल ये आता है कि जब हम सेकंड अप्रोच ले रहे हैं तो उसमें टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन क्यों ले रहे हैं, पूरा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि फर्स्ट अप्रोच अगर हम देखें, मैं क्या करूंगा, आपको दोनों अप्रोचेस को लॉजिकली समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे फर्स्ट अप्रोच मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 और 3 में बताई है कि प्रॉफिट कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। बट जनरली क्योंकि एसीसी वालों ने सेकंड अप्रोच यूज किया है, बट द पॉइंट इज मैं पहले समझाऊंगा दोनों, फिर मैं भी वही अप्रोच यूज करूंगा जो एसीसी ने यूज किया है। लेकिन समझने के लिए पहले हम दोनों अप्रोचेस करेंगे। मैं आपको इस चर्चा से ये बताना चाह रहा हूं कि हम डेप्रिसिएशन में टैक्स की छूट क्यों लेते हैं। तो एज डेप्रिसिएशन is a non-cash expense, मैंने अभी अभी बताया आपको, it is a non-cash expense and allowed to be debited and allowed to be debited as per financial reporting standards, that is IFRS। लिख लें, ज्यादा बेटर रहेगा, जगह भी नहीं है ना मेरे पास, तो यहां पे लिख रहा हूं जी as per IFRS। you must have done in F7 भी मैं कराता ही हूं बेटा। तो मैंने कहा जी डेप्रिसिएशन को हम डेबिट कर सकते हैं। सो एज अ चार्टर्ड एसीसीए कम फाइनेंस मैनेजर वी विल कंसिडर टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। अब एक तो पॉइंट ये आता है कि मैंने कहा, आपने लिख लिया, आपने क्वेश्चन कर दिया, पास हो गए, बट कहीं ना कहीं आपके जहन में ये आना चाहिए कि व्हाई वी आर कंसिडरिंग टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। सैलरी में, रेंट में, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस में जो कैश एक्सपेंसेस आप पे कर रहे हो उसमें तो टैक्स सेविंग नहीं लेते। Why we are only considering tax saving on case of non-cash expenses and specifically in case of depreciation? तो मैं उस बात के लिए, आपको समझाने के लिए, मैं आपको लॉजिकली बताना चाहूंगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। वैसे टैक्स सेविंग निकालते कैसे हैं? बड़ा सिंपल है जी। जितना भी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है ना, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे आता है? अगर आप एक डेप्रिसिएशन का रेट देख लें, या ऐसा समझ लेना, टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन कैसे आएगा? डेप्रिसिएशन इनटू टैक्स रेट। अभी हम देख लेंगे, आप बस इसको लिख लीजिए, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इनटू टैक्स रेट। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इनटू टैक्स रेट, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इनटू टैक्स रेट। जितनी डेप्रिसिएशन का अमाउंट है उसको टैक्स रेट से अगर हम गुणा कर दें, ठीक है ना। तो मैं यहां पर आ गया जी केस स्टडी में। एक छोटा सा केस एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहूंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। पहले हम करेंगे कि भाई ये आपको पता है, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मैं टैक्स सेविंग क्यों ले रहा हूं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो पहले एक छोटी सी केस स्टडी करेंगे बेटे। एबीसी लिमिटेड ने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। एक कंपनी है एबीसी, उसने एक नया धंधा स्टार्ट किया। अच्छा, जब हम नया बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें नया एसेट लेते हैं, नई मशीनरीज लेते हैं। जब हम नया घर लेते हैं तो नया फर्नीचर लेते हैं, नए कर्टन्स लेते हैं, नया सब कुछ लेते हैं। तो उसने एक नया एसेट लिया 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का कैश आउटफ्लो 10 लाख रुपए की हो गई। किसकी वजह से? परचेज ऑफ न्यू एसेट की वजह से। ठीक है सर, हमने धंधा पानी शुरू किया, अब उसमें यूनिट्स प्रोड्यूस किए। अच्छा, जब यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो सेल भी किए होंगे। तो सेल कितने की? 9 लाख रुपीस की, 9 लाख डॉलर्स की, 9 लाख यूरोस की। ठीक है सर। अच्छा, जब मैंने सेल किया हो तो कुछ कॉस्ट भी तो लगी होगी मुझे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने की लगी? 2 लाख रुपए की। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कैश कॉस्ट भी कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कह सकते हैं, मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। मैंने कहा लेट इट बी 2 लाख। ठीक है सर, लेट इट बी 2 लाख।
डेप्रिसिएशन मैंने जान के नहीं लिखा, पहले लिखा था फिर मैंने रब कर दिया। मैंने कहा जी आप खुद कैलकुलेट करोगे, अभी देख लेते हैं। लाइफ ऑफ एसेट इज 10 years। आप मुझे बताइए, स्क्रैप वैल्यू दी नहीं हुई, रीसेल वैल्यू इज नॉट गिवन टू मी। व्हेन स्क्रैप वैल्यू, व्हेन कबाड़ी वाला वैल्यू इज नॉट गिवन टू मी, आई विल ऑलवेज टेक स्क्रैप वैल्यू एज 0। आप बताइए डेप्रिसिएशन कितनी होगी अगर मैंने 10 लाख का एसेट खरीदा, स्ट्रेट लाइन मेथड लगाऊं तो 10 लाख माइनस 0 अपॉन 10, दैट कम्स टू 1 लाख। इट मींस माय एनुअल डेप्रिसिएशन विल बी 1 लाख। ओरली भी कर सकते हैं। टैक्स का रेट कितना है? 30%। लाइफ ऑफ एसेट कितनी है? 10 साल। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो। कहता है ये ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो निकाल के दिखाइए बाय 2 अप्रोचेस। दोनों अप्रोचेस की हेल्प से आप ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो कैलकुलेट करके बताएं। मैं जान के चाहता हूं कि आपको दोनों अप्रोचेस बताऊं। आपके कैपलॉन बीबीबी में फर्स्ट अप्रोच प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन यूज नहीं की हुई, ज्यादातर यूज नहीं की हुई। बट मैंने जब चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के क्वेश्चन कराए थे उस समय भी मैंने आपको फर्स्ट अप्रोच बताई थी कि भाई मैं इस अप्रोच से भी कर सकता हूं, इससे भी कर सकता हूं, क्योंकि एसीसी ने ऐसे किया तो इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं। बट द पॉइंट इज यू शुड नो द लॉजिक्स यार। आइए आइए, मैंने क्या किया, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो निकालने के 2 तरीके आपको बताने हैं, उसके बाद फिर मैंने दूसरे तरीके पे ध्यान देना है। लेकिन उस तरीके में मैं लूंगा टैक्स सेविंग, टैक्स अलाउंस ऑन डेप्रिसिएशन। मुझे अभी यही बताना है कि टैक्स सेविंग क्यों लेते हैं। अभी मैं मान के चल रहा हूं कि आपको पता है टैक्स सेविंग लेते हैं ऑन डेप्रिसिएशन, ऑन नॉन कैश एक्सपेंस। क्यों लेते हैं ये अगली केस स्टडी है, जो बिग क्वेश्चन मैंने बनाया। अभी आप चुपचाप जो मैं कह रहा हूं चुपचाप करें। अप्रोच नंबर 1, सेल्स कितनी है जी? 9 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है जी? 2 लाख की। डेप्रिसिएशन कितनी है जी? 1 लाख की हमने कैलकुलेट की। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है जी? 6 लाख का। टैक्स का रेट कितना है जी? 30%, 1,80,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है जी? 4,20,000। अब आप ये बताइए, फर्स्ट अप्रोच में मेरा कंसेप्ट है प्रॉफिट, कैश प्रॉफिट्स, कैश प्रॉफिट्स ही लेते हैं, है ना। तो आप ये बताइए मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो कैश प्रॉफिट नहीं है, उसमें जो नॉन कैश खर्चा मैंने लेस कर दिया था। क्यों लेस किया था? क्योंकि मुझे उसका टैक्स का बेनिफिट लेना था, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, इसलिए मैंने पहले लेस कर दिया। बाद में ऐड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंस है, इसकी वजह से मेरे पैसे बाहर नहीं जा रहे। तो अप्रोच नंबर 1 में माय ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो विल बी 5,20,000। कैसे आया? 4,20,000 तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही है जी, और $1,00,000 ये डेप्रिसिएशन है। तो फर्स्ट अप्रोच से मैंने आपके लिए ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो कैलकुलेट कर दिया। दिस इज ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो। आराम से बेटे, कोई मुश्किल है नहीं। वैसे मैं आ गया जी यहां पर। अगर मैं अप्रोच नंबर 2 जो एसीसी वालों ने ज्यादातर फॉलो की और जो मैं भी आगे फॉलो करूंगा, अप्रोच नंबर 2, तो बेटे अप्रोच नंबर 2 में कंसेप्ट है कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब हम प्रॉफिट ही कैश वाला ले रहे हैं और उसमें टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन ऐड कर रहे हैं। कैश प्रॉफिट, कैश प्रॉफिट इसका मतलब जब मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूं तो उसमें वो सेल्स भी कैश, मतलब सारे खर्चे भी कैश वाले लिख रहा हूं। इसका मतलब अगर सेल्स देखें तो 9 लाख रुपए की है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देखें तो 2 लाख रुपए की है। डेप्रिसिएशन नहीं ले रहा बिकॉज डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश, तो 9 में से 2 चले गए, 7 लाख। इसका मतलब कैश प्रॉफिट बिफोर टैक्स 7 लाख। अब इसमें अगर मैं टैक्स लेस करूं, क्योंकि मुझे टैक्स तो दे रही है, तो 30% 7 लाख का कितना आ गया? 2,10,000। ये फिगर आ गई जी 4,90,000। दिस इज कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मगर मेरी ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो इस अप्रोच में क्या होती है? कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन। क्योंकि डेप्रिसिएशन नो डाउट इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, लेकिन ये आपको टैक्स का बेनिफिट देके चला जाता है। आपको टैक्स कम देना पड़ता है। जब आपको टैक्स कम देना पड़ता है तो उसकी वजह से आपको बचत हो जाती है। इट इज अ अपॉर्चुनिटी बचत। तो 1 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन है, अगर हम 30% का टैक्स लगाएं तो 1 लाख के ऊपर 30% आएगा 30,000। तो आप बताइए जी 30,000 रुपए, ये क्या आ गया? ये क्या आ गया बेटे? ये क्या आ गया? टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन। तो अगर अप्रोच नंबर 2 से देखें तो आफ्टर टैक्स कैश प्रॉफिट्स, कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन, 5,20,000 आपके सामने आ गया। मुश्किल है नहीं। भूपेश आनंद ने आपको जान के दोनों अप्रोचेस बताई। बेटे होता तो शायद मैं अप्रोच नंबर 2 पर आकर कन्नी काट के आगे निकलता जैसे बाकी टीचर्स कर रहे हैं।
बेटे मैंने आपको लॉजिक्स बताने, कंसेप्ट बताने, बेसिक बताना है। बुर्ज खलीफा, तो दो अप्रोच समझ आई। अब मेरे सामने एक क्वेश्चन आ गया जी, जो मुझे बताना था एक्चुअली में, उसकी वजह से मैंने ये अप्रोच वाला बताया ना। व्हाई इन केस ऑफ नॉन कैश एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन वी ओनली कंसिडर टैक्स अलाउंस और सेविंग और शील्ड ऑन डेप्रिसिएशन। देखो जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, you are a finance manager and I am Mukesh Ambani. I want to ask you that, please finance manager, tell me that why in case of depreciation or in case of any non-cash expense we do not consider the expense, rather we only consider the tax impact of that depreciation, that is the tax allowance of that depreciation, that is a tax shield on that depreciation, that is a tax saving on that depreciation. So for understanding purpose, मैंने उसके लिए एक केस स्टडी ली और आपको समझाने की कोशिश की कि टैक्स सेविंग क्यों लेते हैं। आपने अगर केस स्टडी नहीं की तो आप सबसे बड़े मूर्ख हो गए, कमर सीधी करके नहीं बैठोगे तो बेवकूफ हो गए। फ्रेंड्स, वी नो ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो कैन बी कैलकुलेटेड बाय टू मेथड्स। हमें पता है दो तरीकों से निकाल सकते हैं, अभी करके दिखाया मैंने। पहला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अभी निकाला, क्योंकि डेप्रिसिएशन हम डेबिट कर देते हैं क्योंकि हमें टैक्स की छूट मिलती है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला, सारे खर्चे वेदर कैश और नॉन कैश सारे लेस कर दो, फिर प्रॉफिट निकालो, फिर टैक्स निकालो, उसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। दूसरा, मैंने क्या किया, मैंने खर्चे कैश वाले ही लेस किए, तो सेल्स में से जो खर्चे कैश वाले लेस किए वो कैश प्रॉफिट आ गया, उसमें से टैक्स लेस किया तो प्रॉफिट, कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, उसमें मैंने ऐड कर दिया टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। यही बात तो बतानी है कि व्हाई वी कंसीडर टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। पहले ये बताओ, ये दोनों अप्रोचेस पता है ना आपको, ये दोनों अप्रोचेस मालूम है ना, दीज आर द टू अप्रोचेस। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब मैंने एक छोटी सी केस स्टडी ली, एक कंपनी थी एबीसी और दूसरी कंपनी थी एक्सवाईजेड। एक एबीसी में सेल्स देखो $1,00,000 लिया है, एक्सवाईजेड में भी $1,00,000 लिया है। एबीसी की ऑपरेटिंग कॉस्ट देखो तो मैंने कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट 60,000 ली है, एक्सवाईजेड की भी 60,000 ली है, सब कुछ जान के सेम लिया। एक चीज छोड़कर, डेप्रिसिएशन, मैंने एबीसी के केस में डेप्रिसिएशन ली $10,000 और एक्सवाईजेड में ली $15,000। आप चेक कर लीजिए। और मैं आपसे पूछूंगा अभी कि भाइयों और बहनों, इसमें मुझे ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो निकाल के दिखाओ एज पर टू अप्रोचेस, एज पर टू सिनेरियोस। मैंने दो सिनेरियोस कौन से लिए, मैंने कहा पहले तो मान लेते हैं टैक्स रेट 0 है, साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, नो टैक्स रेट, टैक्स देना ही नहीं है यार। दूसरा, अगर टैक्स देना है 30%, मैं फिर रिपीट करता हूं, आपका इस समय आपका 100% होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं मेहनत कर रहा हूं कि आपको लॉजिक्स दे दूं। If tax rate is 0 and if tax rate is 30, you have to calculate cash out operating cash flows as per two approaches, and we know that two approaches are, these are the two approaches. One is profit after tax plus depreciation, and second is cash profit after tax plus tax saving on depreciation. So I want to find out with help of these two approaches. मैंने पहला सिनेरियो लिया 0% का, कि अगर टैक्स होता ही नहीं, हम टैक्स हेवन कंट्रीज में रहते, मजे करते, बैंकॉक में रहते, मजे करते, टैक्स है ही नहीं, तो बेटे उस केस में फिर क्या होता। एबीसी की प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाई, सेल्स 1,00,000 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 60,000 है, डेप्रिसिएशन 10,000 है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 30,000 है। चेक कर लीजिए, 1,00,000 में से 60,000 चले गए, फिर 10,000 चले गए। अच्छा, टैक्स तो है ही नहीं, तो टैक्स नहीं है तो पीबीटी के ऊपर टैक्स तो लगेगा नहीं, टैक्स 0, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी तो 30,000 होगा। अच्छा, पहली अप्रोच के बेसिस में अगर हम इसमें करें तो फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। तो मैंने 30,000 प्लस 10,000 की डेप्रिसिएशन है, ये देखो 10,000 की डेप्रिसिएशन है, बड़ी मेहनत की बेटे, 40,000 रुपए आ गया ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो एबीसी का, अप्रोच 1 का, सिनेरियो 1 का। अगर मैं एबीसी का अप्रोच 2 करूं, सिनेरियो 1 ही करूं, तो फॉर्मूला क्या होता है, कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। तो बताइए जी, कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है। यहां पर अगर मैं कैश की आइटम्स लूं, ये ले ली, ये ले ली, 1,00,000 में से 60,000 चले गए, 40,000, डेप्रिसिएशन नहीं ले रहा, 40,000 में से 30% 0% है, तो 40,000 में से कुछ दिया ही नहीं, तो 40 ही बच गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा, टैक्स रेट 0 है, तो 0 इंटू 10,000 0, तो ये आ गया जी 40,000। आप चेक करो जी, यहां भी 40, यहां भी 40, मतलब दोनों अप्रोचेस से आंसर तो सेम ही आएगा। अब मैं अगर आ जाऊं XYZ में, XYZ में 1,00,000 है, सेम सेल्स ली, सेम कॉस्ट ली, बट डेप्रिसिएशन मैंने जान के 10 की जगह 15 ले ली, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया, 25, टैक्स कितना आ गया 0, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया 25।
क्योंकि टैक्स रेट 0 है ना। तो फर्स्ट अप्रोच से क्या हुआ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 25 प्लस डेप्रिसिएशन 15, 40 आ गया। अगर अप्रोच नंबर 2 लगाऊं और प्रॉफिट बिफोर टैक्स करूं, कैश प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो 40 ही आएगा। 40 का 0 तो 40 ही हुआ। चेक करिए जी, नीचे भी 40 लिखा मैंने, प्लस 0, टैक्स सेविंग हुई नहीं क्योंकि टैक्स रेट 0 है। अभी भी आपको मैंने समझाया नहीं कि व्हाई वी कंसीडर टैक्स सेविंग। अभी जब सिनेरियो 2 करेंगे ना, जब मैं टैक्स रेट 0 की जगह 30% लूंगा और दोनों अप्रोचेस से निकाल दूंगा, उसके बाद मैं आपको बताना शुरू करूंगा ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि मैंने प्रूव कर दिया होगा। आइए जी दूसरे सिनेरियो में, इफ टैक्स रेट इज 30%, सब कुछ वही है, 0 की जगह मैं 30% टैक्स रेट ले रहा हूं। सेल्स 1 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 60,000, डेप्रिसिएशन 10,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 30,000। अब चेक करिए जी, 30% का टैक्स रेट था तो 9,000 या लेस कर दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 21,000। पहली अप्रोच करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 21,000 प्लस डेप्रिसिएशन 10,000, 31,000 रुपए की कैश इनफ्लो आ रही है, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो सिनेरियो 2 में, अप्रोच 1 में। अगर इसी में चले नीचे तो कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन अप्रोच से चले, तो बताइए जी कैश प्रॉफिट कितना है। 1 लाख में से 60,000 चले गए 40, 40 का 30% 12, लेस कर दिया तो 28, ये आ गया जी कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 28। अब इसमें मैंने अभी कैश ही लिया है ना, प्लस टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितनी है 10, 10 का 30% 3,000, ये आ गया जी 31,000। मैंने कहा ना अप्रोच 1 हो या अप्रोच 2 हो, उस कंपनी का आंसर तो सेम आएगा। ठीक है सर, अब मैं आ गया जी अप्रोच नंबर, ये आ गया जी XYZ में। ये थी ABC, 1 लाख की सेल्स है, 60,000 की वो है, डेप्रिसिएशन बस मैंने 15,000 लिया, बाकी किसी में चेंज नहीं किया, और फिगर आ गई जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 25,000। टैक्स दिया 7,500, 30%, किसका 25,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया 17,500। पहली अप्रोच से चले तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, तो ये मेरे पास ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो आ गई कितनी 32,500 की। और अगर अप्रोच नंबर 2 से चलूं, क्या कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन, तो कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो बेटे वो 40 है, 1 लाख में से 60,000 डेप्रिसिएशन छोड़ दें 40 है, 40 का 30% 12, 28, तो 28,000 ले लिया, प्लस टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन 30% ऑफ 15,000, आप देखो जी 4500, ये आ गया जी 32,500। सवाल ये आ रहा है कि अगर मैं टैक्स रेट 0 लेता हूं, अगर मैं टैक्स रेट 0% लेता हूं, तो मेरी कैश इनफ्लो चाहे ABC हो या XYZ हो 40,000 ही आती है अगर टैक्स रेट 0 है। बट अगर मैं अप्रोच नंबर 2 लेता हूं और 30% का टैक्स रेट लेता हूं, तो मेरा डिफरेंस इन दोनों के बीच में कितने का आ रहा है 31,000 और 32,500, कोई भी अप्रोच हो तो 1,500 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यहीं पे कहानी छुपी है, कहानी किस्मत की अब शुरू हो रही है। ध्यान से बैठना है मेरे दोस्त, बड़ी प्यारी प्यारी बातें बोलता जा रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब टैक्स रेट 0 था, चाहे मैंने डेप्रिसिएशन 10 डेबिट की या मैंने 15,000 डेबिट की, मेरी एक्चुअली में ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो की सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो 40,000 रुपए ही आया, whether it is ABC or whether it is XYZ. It means that amount of depreciation is of no use if tax rate is 0, because in actually cash is not going out from for depreciation. It is only because of depreciation I can save some tax. डेप्रिसिएशन की वजह से कुछ टैक्स की छूट मिल जाती है, क्योंकि जो टैक्स ज्यादा देना था डेप्रिसिएशन की वजह से वो कम देना पड़ा। जैसे आप यहां देखो, आप यहां देखो, आप यहां पे देखो जी, यहां टैक्स कितना देना पड़ा, यहां पे टैक्स कितना देना पड़ा 9,000, और यहां कितना देना पड़ा 1,500। बताइए ये क्या कोई बच्चा बता सकता है कि why ABC has to pay 9,000 of tax and why XYZ has to pay 7,500 of tax when we have same sales
and when we have same cost of goods sold. But my dear friends, if you see, we don't have same depreciation. हमारी depreciation same नहीं है, और depreciation 5,000 रुपए से ज्यादा चार्ज हुई है XYZ में. इसका मतलब उस 5,000 की वजह से 30% अगर आप निकालें तो 1,500 रुपए का डिफरेंस आता है. मैंने यहां पर XYZ के केस में 1,500 रुपए टैक्स कम दिया. क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन 5,000 से ज्यादा थी. इसका मतलब अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन का भी कोई रोल नहीं है. उसके ऊपर जो टैक्स सेविंग हो जाएगी, टैक्स अलाउंस जो हो जाएगा 30% ऑफ 5,000. चेक करिए ना मेरे दोस्त, 10,000 और 15,000 में 5,000 का डिफरेंस है. इसका मतलब मैंने ज्यादा डेप्रिसिएशन XYZ में चार्ज की. जब टैक्स रेट 0 था तो मरी हुई थी, उसमें जान ही नहीं थी, मर चुकी थी. जितनी मर्जी डेबिट कर दो, टैक्स नहीं है तो डेप्रिसिएशन का कोई वजूद नहीं है. बट अगर टैक्स रेट में ले लूं तो उसका वजूद आता है, जितना उसके ऊपर टैक्स की बचत हो जाती है. बिकॉज अगर वो नहीं होता तो मुझे टैक्स ज्यादा देना पड़ता. एबीसी के केस में देखिए 9,000 देना पड़ा, बट XYZ के केस में 7,500 देना पड़ा, जबकि सेल सेम है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेम है. इट इज बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन. तो मैं अगर आपको नीचे भी देखूं तो यहां पर भी देखिए 1,500 रुपए का डिफरेंस है ना, क्योंकि आपने XYZ के केस में टैक्स कम पे किया. इट मींस आपकी ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो 1,500 से बढ़ गई. इसलिए आप देख रहे हैं कि एबीसी और XYZ सिनेरियो 2 में भी जब टैक्स रेट है तो डिफरेंस खाली 30% का है, डिफरेंस खाली 1,500 रुपए का है. आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? ओनली द डिफरेंस इज ऑफ 1,500. एंड व्हेन आई से 1,500, इसका पता क्या नाम है? इसका क्या नाम है बेटे? इसका नाम है टैक्स अलाउंस और टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन. इसलिए अप्रोच नंबर 2 में जब मैं लिखता हूं कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें ऐड पूरा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं करता, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन. तो मैंने यहां लिखा हेंस प्रूव्ड व्हाई टैक्स अलाउंस, टैक्स सेविंग, टैक्स शील्ड ऑन डेप्रिसिएशन इज कंसीडर्ड. अच्छा, ये मैंने जो 10 12 15 मिनट जो एक केस स्टडी समझाई, आप नहीं भी करते तो बच्चों पेपर तो देते हैं, पास तो होते ही हैं. बट सवाल ये है कि जब आपको अंदर से पता होती है ना कोई चीज, तो आप उसके अंदर, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा आ जाता है कि ये क्यों, मैं ऐसा ही क्यों, भूपेश आनंद ऐसे ही क्यों पढ़ाता है. आपको लॉजिकली ज्यादा चीजें पता चलती है. लास्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं जी, डेप्रिसिएशन का. मैंने आपको अभी आज चर्चा से पहले जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो आपको बताया था देयर इज अ केस ऑफ बैलेंसिंग चार्ज और बैलेंसिंग अलाउंस, एंड आई हैव टोल्ड यू दैट प्लीज रिलेटेड विद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस. वो छोटी सी बात बतानी है. मैंने कहा आप लिख रहे हैं, आप कमर सीधी करके बैठे हैं यार. बैलेंसिंग अलाउंस मतलब जब आप जिस ईयर में सेल कर रहे हैं, आपने जिस ईयर में वो एसेट बेच दिया, ईयर ऑफ डिस्पोजल, उस ईयर में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होगी, बट वी विल कैलकुलेट बैलेंसिंग अमाउंट और बैलेंसिंग चार्ज. अब बैलेंसिंग अलाउंस क्या होता है? मैंने कहा जी बैलेंसिंग अलाउंस होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से रिलेटेड, और बैलेंसिंग चार्ज क्या होता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड. मतलब लॉस तब होता है जब आपने जो एक्चुअल जिस ईयर में सेल किया उसकी सेल प्रोसीड्स कम थी और बेचा ज्यादा, उसकी वैल्यू ज्यादा थी. और बैलेंसिंग चार्ज कब होता है? गेन में, जब आपने बेचा ज्यादा में उसकी वैल्यू कम थी. अभी करके दिखाऊंगा. टोटल टैक्स रिलीफ कैन नॉट बी मोर देन टैक्स ऑन कॉस्ट माइनस डिस्पोजेबल वैल्यू. अभी बताओ, आप पहले लिख लें बेटे, लिख लें. सच में कह रहा हूं, बड़ी मेहनत से बनाई है यार. आप लिखोगे ना तो मुझे खुशी मिलेगी. कमर सीधी करके बैठना है बेटे, ढीले होकर नहीं बैठना. बैलेंसिंग ईदर देयर कैन बी इन द ईयर ऑफ सेल. इन द ईयर ऑफ सेल it is important to calculate balancing allowance or balancing charge. Total tax relief cannot be more than tax on cost minus disposal value. For example, मैंने आपको कहा कि मैंने एक एसेट 1 लाख में खरीदा और उसको मैंने 20,000 में बेच देना है, तो इसका मतलब हम इसके ऊपर मैक्सिमम छूट कितनी देंगे? 24,000 रुपए की. एज पर यूरोपियन टैक्स लॉस, we cannot give more tax benefit, we cannot give more tax relief, we cannot give more tax allowance more than 24,000. And how I have calculated 24,000? 1 lakh, that is the value which I have purchased, minus 20,000, the value in which I can get the sale proceeds. 80,000, 30% of 80,000, that comes to 24,000. I think you are getting my point. ठीक है जी. अब बैलेंसिंग अलाउंस क्या है? अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको आप ही के कैप्लन का, so that we can understand. Balancing allowance is to ensure full fall in the value has been allowed. लिख लें, पहले लिखें. It means to ensure that full fall in the value has been allowed. It is to ensure that full fall
अब आपको पता चल जाएगा फुल फॉल का मतलब क्या है। फॉल तभी होता है जब लॉस होता है, लॉस तभी होता है जब सेल प्रोसीड्स कम होती है। हैज बीन अलाउड फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस रिलेट विद शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। मैंने कहा खाली समझने के लिए उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से रिलेट करो। जब सेल प्रोसीड्स कम होती है और उसकी बुक वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है सर। और बैलेंसिंग चार्ज कब होता है? मैंने कहा जब आपको गेन हो जाता है तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना है, दैट इज बैलेंसिंग चार्ज। तो मैंने लिखा टू एंश्योर दैट द एक्सेस अमाउंट ऑफ सेल प्रोसीड्स इज ट्रीटेड एज टैक्सेबल अमाउंट इन द ईयर ऑफ सेल। टू एंश्योर, यूरोपियन टैक्स लॉज ये कहते हैं टू एंश्योर एक्सेस अमाउंट ऑफ सेल प्रोसीड्स, मतलब जितनी वैल्यू थी उससे ज्यादा में बेचा, it is treated as a taxable amount, that is tax STCG as per Indian tax laws in the year of sale. For understanding purpose it will be treated as short term capital gain. बेटे एक चीज मैं बता दूं आप, मैं जिस एनर्जी के साथ करा रहा हूं, अगर आप इसके बाद भी नहीं कर पाए, नहीं समझ पाए, तो बेटे बहुत बड़ी दुख की बात होगी हम सबके लिए। और मेरा दिल है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। देखिए मैं कैपलॉन में आ गया हूं इस समय, और मैं चाहता हूं कि आपको उससे रेलेवेंट जो एक क्वेश्चन है वो भी करा दूं, सो दैट कि आपके कंसेप्ट और पक्के हो जाए। यार मैं क्या क्या कर रहा हूं, और आप देखिए कैलकुलेटर तक नहीं निकाला आपने, कितनी गलत बात है यार, है ना, है ना, गलत है ना ये बात बेटे, बोलो। ये देखो जी 6 क्वेश्चन कर रहा हूं, ट्राई टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6 कैपलॉन से। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि बैलेंसिंग अलाउंस और बैलेंसिंग चार्ज क्या होते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया है, बट स्टिल एन एसेट इज बॉट फॉर $10,000। वो कहता है जी एक एसेट हमने $10,000 का खरीदा, ठीक है जी, 4 साल के लिए, ठीक है जी। इट विल बी डिस्पोज्ड, टैक्स इज पेएबल 30% का, वो कहता है जी टैक्स का रेट है, 1 ईयर इन एरियर है तो हमें पता ही है, एंड टैक्स अलाउंस डेप्रिसिएशन इज 25%, 25% का रेट है WDV मेथड से, रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेट द टैक्स अलाउंस डेप्रिसिएशन एंड हेंस द टैक्स सेविंग फॉर ईच ईयर, टैक्स सेविंग फॉर ईच ईयर if the proceeds on the disposable of the asset are this, how much your answer will change if the sale proceeds is 5,000. It means if it is a case of short-term capital loss, then it will be a balancing allowance, and if it is a short-term capital gain, then it will be a balancing charge. So एक ही क्वेश्चन में उन्होंने आपको balancing allowance और balancing charge समझाने की कोशिश की। And if the trading income from the project is 8,000 per year, based on this is the answer, calculate the NPV of the project. बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है जी, आराम से आप इस क्वेश्चन को पढ़ें। मैं आंसर में सीधा ले जाऊंगा इसको, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसको उस समय भी कराऊंगा। मेरा आज का ऑब्जेक्टिव है कि आपको बैलेंसिंग अलाउंस और बैलेंसिंग चार्ज को समझाना, ठीक है सर। मैं सीधा आंसर्स में आ गया, और आंसर्स में मैं सीधा आया इसी क्वेश्चन की आंसर में, और मैंने कहा मैं देखता हूं कि क्या कहना चाह रहा है। आइए जी, आइए आराम से देखेंगे बेटे, आराम से देखेंगे, आराम से देखेंगे मेरे बेटे, ठीक है सर। आप देखो जी, ये लिखा है टैक्स सेविंग 30%, टाइमिंग ऑफ टैक्स सेविंग वो हमें पता ही है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख की, आपने पहले साल डेप्रिसिएशन 25% चार्ज की होगी तो 2500 आ गई, इसके ऊपर टैक्स सेविंग लेते हैं। क्यों टैक्स सेविंग लेते हैं मैंने केस स्टडी से एक्सप्लेन कर दिया, 750। WDV वैल्यू आ गई, WDV 7,500, WDV 7,500, डेप्रिसिएशन इसके ऊपर लिया 1,875, इसका 30% लिया 563। अभी मुझे बैलेंसिंग अलाउंसेस 4 समझाना, मैं नीचे आके बताऊंगा, क्योंकि दैट आई कैन ओनली एक्सप्लेन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, एंड 4th ईयर इज द ईयर ऑफ डिस्पोजल। So I have again calculated 25% of this. This again I have calculated. Now I am in that 4th year. बेटे ईयर ऑफ सेल में हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, बैलेंसिंग अलाउंस या चार्ज निकालते हैं। तो मैंने 2500 की बेची, जबकि इसकी वैल्यू कितनी थी 4,219। अगर मैं इंडियन टैक्स लॉस के बेसिस पे करूं तो इट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, बट अगर मैं यूरोपियन टैक्स लॉस के बेसिस पे करूं तो इट इज अ बैलेंसिंग अलाउंस। तो बैलेंसिंग अलाउंस कितना आ गया 1719, लॉस ही है, तो इसके ऊपर भी टैक्स की छूट होगी ना, क्योंकि हम ये लॉस कहीं दूसरे इनकम से सेट ऑफ कर लेंगे, तो ये भी टैक्स की छूट हो गई। तो आई थिंक आपको टोटल डेप्रिसिएशन और टोटल ये टैक्स की रिलीफ समझ आ गई। 750, 563, 422, 516, और ये आ गया बेटा आराम से। बट अगर सेल प्रोसीड्स 2,500 होती तो फिर कैसे करते, है ना। अगर सेल प्रोसीड्स 2,500 होती तो आपकी वैल्यू कितनी थी, आपकी वैल्यू 4,219,
अगर सेल प्रोसीड्स कितनी होती, 5,000, सॉरी, तो अगर सेल प्रोसीड ज्यादा होती तो फिर हम क्या करते, हम इससे ज्यादा तो चार्ज ही नहीं कर सकते। 5,000 माइनस 4,219, 781, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता ईयर ऑफ सेल में, और उसके ऊपर मैं टैक्स देता था। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना होता, 781, और इसका 30% में निकालता तो ये फिगर आ जाती 234। बेटे इसको पूरा कराऊंगा जब मैं टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस लूंगा। आज मैंने कराया नहीं है, खाली बैलेंसिंग अलाउंस और चार्ज को समझाने के लिए इसका यूज किया। तो दोस्तों, मैं भूपेश आनंद लेक्चर 3 में मेन पॉइंट आपको ये समझाना चाहता था कि ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2 अप्रोचेस, but in ACCA we will be following approach number 2, but you can follow any of the approach. And in approach number 2, because we have to take cash profits after tax plus tax saving on depreciation, so the point is why we are taking tax saving on depreciation, why not the amount of depreciation. I think I have explained it very beautifully by taking an example. Hope you must have enjoyed this lecture, and then I have calculated that what is the meaning of balancing allowance and balancing charge. बस बेटे, हैवीनेस अब चैप्टर 4 में खत्म हो गई। धीरे धीरे आसानी पे चलेंगे। अब हम पहाड़ के ऊपर है इस समय, अब धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरना शुरू कर देंगे लेक्चर नंबर 4 से। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चर्फ।